सोचिए एक ऐसा देश जहां आप अपनी मर्जी से एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं जा सकते, जहां आपका पड़ोसी आप पर नजर रख रहा हो, जहां अगर आपने सरकार के खिलाफ एक शब्द बोल दिया तो सजा आपको नहीं, आपकी 3 पीढ़ियों को मिलेगी। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, यानी सबको। इसी देश से एक परिवार भागा है 9 लोगों के साथ। एक गर्भवती औरत, 2 छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ और कुछ मर्द। वो भागे जमीन से नहीं, सुरंग से नहीं, वो भागे हैं समुद्र के रास्ते से, और इस भागने की प्लानिंग में उन्हें 10 साल लगे। ये है नॉर्थ कोरिया के किम परिवार की कहानी। नॉर्थ कोरिया में एक नियम है जिसे कहते हैं 3 जनरेशन पनिशमेंट। अगर एक आदमी ने सरकार के खिलाफ कुछ किया तो वो सिर्फ उसको सजा नहीं देंगे, उसके माँ बाप, उसके बच्चे और उसके पोते पोतियों तक को जेल में डाल सकते हैं। ये किम इल सुंग के जमाने से चला आ रहा नियम है। तो इस देश से भागना सिर्फ एक आदमी का भागना नहीं होता, ये अपनी 3 पीढ़ियों की जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। अब सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया से भाग कैसे सकता है कोई? तो इसके 3 रास्ते हैं और तीनों में मौत होना तय होता है। पहला रास्ता साउथ कोरिया की तरफ जमीन बॉर्डर, इसे DMZ कहते हैं, यानी कि डेमिलिटरीज्ड जोन। नाम सुनकर ऐसा लग सकता है जैसे कोई शांत इलाका हो, पर यह दुनिया का सबसे ज्यादा हथियारबंद बॉर्डर है। 250 किलोमीटर लंबा, लाखों बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, कटीले तार हैं, बिजली के बाड़े हैं और कई सारे सैनिक। वहां से भागना लगभग नामुमकिन है। 1996 के बाद से अब तक सिर्फ 20 लोग इस रास्ते से भाग पाए हैं। दूसरा रास्ता है चीन का बॉर्डर। सबसे ज्यादा लोग इसी रास्ते से भागते हैं। यालू नदी या तुमे नदी पार करके चीन में घुसते हैं, फिर वहां से मंगोलिया या दक्षिण पूर्व एशिया से किसी देश से होते हुए आखिर में साउथ कोरिया पहुंचते हैं। पर यहाँ पर एक बड़ा पेच है, चीन जो है वो नॉर्थ कोरिया का सबसे करीबी दोस्त है। चीन में पकड़े गए नॉर्थ कोरियाई शरणार्थियों को वो वापस से नॉर्थ कोरिया भेज देता है, और वापस गए तो क्या होगा आप समझ ही सकते हो। या तो जेल होगी, यातना दी जाएगी, या फिर उसको मौत के घाट उतारा जा सकता है। और 2020 में कोविड महामारी आने के बाद किम जोंग उन ने चीन से लगा बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया था। नए कांटेदार बाड़ लगा दिए गए थे, निगरानी टावर खड़े कर दिए गए थे। अगस्त 2020 में एक आदेश भी जारी किया गया था कि बॉर्डर के पास जो भी आएगा, चाहे इंसान हो या जानवर, उसे गोली मार दी जाएगी। इसका नतीजा देखिए कि साउथ कोरिया के एकीकरण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूनिफिकेशन के आंकड़ों के मुताबिक 2009 में 2914 नॉर्थ कोरियाई भागकर साउथ पहुंचे थे। ये पीक था। कोविड के बाद 2021 में ये संख्या गिरकर सिर्फ 63 रह गई थी। 2025 में 224 लोग पहुंचे, यानी बॉर्डर से भागना अब लगभग बंद हो चुका है। तीसरा रास्ता है समुद्री रास्ता। सबसे खतरनाक रास्ता। सबसे कम लोग इस रास्ते को चुनते हैं क्योंकि इसमें बोट चलानी आनी चाहिए, मौसम का पता होना चाहिए, पेट्रोल की टाइमिंग का पता होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि एक बोट होनी चाहिए। एक अंदरूनी इलाके में रहने वाले परिवार के पास ये सब कहां से आएगा? और यहीं से किम परिवार की कहानी शुरू होती है। किम परिवार नॉर्थ कोरिया के अंदरूनी इलाके में रहता था, समुद्र से काफी दूर। मछली पकड़ने का उनसे कोई लेना देना था ही नहीं। फिर भी उनके पिता ने एक दिन अपने बेटों से कहा कि इस समाज में कोई उम्मीद नहीं है, इसे बदलने का कोई तरीका नहीं है। बाहर एक बड़ी और आजाद दुनिया है, तो चलो साउथ कोरिया चलते हैं। बेटों ने पिता की बात सुनी, पर सवाल आया आखिर जाएं कैसे? पिता ने तय किया कि समुद्र ही एकमात्र रास्ता है। फिर उन्होंने अपने छोटे बेटे किम यो ह्योक को समुद्री इलाके में भेज दिया। मकसद था वहां जाकर रहो, मछली पकड़ना सीखो, बोट चलाना सीखो और वहां के माहौल में घुल मिल जाओ। ध्यान रहे कि ये 1 साल की प्लानिंग नहीं थी, बल्कि ये 10 साल की प्लानिंग थी। CNN की रिपोर्ट के अनुसार छोटे भाई ने लगभग 4 से 5 साल मछली पकड़ने का काम किया। पहले वो एक बोट में क्रू मेंबर बना, फिर उसने गोताखोरी सीखी जिससे ज्यादा पैसे मिलते थे, और अंत में उसने अपनी एक लकड़ी की बोट बना ली। उसने वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया यानी कि VPK के वफादारों से दोस्ती भी कर ली। ये VPK नॉर्थ कोरिया की इकलौती सत्ताधारी पार्टी है जिसके जरिए किम परिवार पूरे देश को कंट्रोल करता है। छोटे भाई ने स्थानीय सिक्योरिटी अधिकारियों को रिश्वत देना भी शुरू करा। धीरे धीरे वो सबके लिए एक मामूली और भरोसेमंद मछुआरा बन गया। अब शुरू होती है असली प्लानिंग। दोनों भाइयों ने मछली पकड़ने के बहाने नॉर्थर्न लिमिट लाइन के पास जाना शुरू कर दिया।
नॉर्थर्न लिमिट लाइन क्या है, आप पहले इसको भी समझ लीजिए। इसे NLL कहते हैं। 1953 में जब कोरियन वॉर शुरू हुई तब जमीन पर तो बॉर्डर तय हो गया पर समुद्र में नहीं हो पाया। उसी साल 30 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र कमांड के अमेरिकी जनरल मार्क क्लार्क ने येलो सी में एक लकीर खींच दी। इसका मकसद था साउथ कोरिया के जहाज इस लकीर से आगे नहीं जा सकते थे, पर नॉर्थ कोरिया ने इस लकीर को कभी माना ही नहीं। वो कहता है कि ये तो अपनी मनमानी से गैर कानूनी तरीके से खींची गई लाइन है, इसलिए NLL आज भी एक विवादित समुद्री सीमा है। यहाँ पहले भी कई बार झड़पें हो चुकी है। 2010 में इसी इलाके के पास नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के एक युद्धपोत चियोनान को टॉर्पीडो से डुबो दिया था, जिसमें 46 नौसैनिक मारे गए थे। तो इससे समझ में आता है कि ये लकीर कोई साधारण लाइन तो है नहीं, ये एक युद्ध क्षेत्र है। किम भाइयों ने इसी लकीर को टारगेट बनाया। उन्होंने पेट्रोल बोर्ड की आदतें स्टडी करनी शुरू करी। कितनी देर में पेट्रोल आती है, कब जाती है, कब तेज होती है, कब धीमी होती है, ये सब जानकारी जुटानी शुरू कर दी। किम ने CNN को बताया कि उन्होंने एक पैटर्न भी नोट किया। दिन में पेट्रोल जल्दी पहुंचती है, रात में देरी से। खराब मौसम के दिनों में और भी ज्यादा देरी हो जाती है। जिस दिन समुद्री चेतावनी जारी होती है उस दिन पेट्रोल सबसे ज्यादा सुस्त होता है। उन्होंने कई बार जानबूझकर खुद को पकड़वाया भी। पेट्रोल ने उन्हें रोका, सवाल किए, यहाँ तक कि बड़े अपराधी की तरह उन्हें खतरा भी दिया। हर बार किम भाइयों ने गार्डों को रिश्वत दी, पैसे देते रहे, मछली पकड़ते रहे। धीरे धीरे उन गार्ड्स को उन पर शक होना बंद हो गया, क्योंकि हर बार वो वापस लौट आते थे। एक और बात जिसने उनकी मदद करी, उनके पिता एंटीक और सोने का कारोबार करते थे, कोयला भी बेचते थे जो कि ट्रेन से आता था। इस वजह से परिवार के पास नॉर्थ कोरिया के हिसाब से अच्छी खासी पूंजी थी, इतनी कि रिश्वत देते रह सके और किसी को शक भी ना हो। घर में उनके पास 2 टीवी थे, एक सरकारी जिस पर सिर्फ नॉर्थ कोरिया के चैनल चलते थे और एक छोटा टीवी जो चीन से तस्करी करके लाया गया था। उस दूसरे टीवी पर वो चुपके साउथ कोरिया के ब्रॉडकास्ट देखते थे। सियोल की रोशनी, वहाँ के बाजार, वहाँ की आज़ादी, हर रोज वो इमेज उन्हें याद दिलाती थी कि उन्हें बाहर एक अलग दुनिया में जाना है। सालों बीत गए, तैयारी पूरी हो रही थी, फिर एक बात हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मई 2023 में बड़े भाई किम की पत्नी गर्भवती हो गई, 5 महीने की, और परिवार के पास अब वक्त नहीं था। अगर बच्चा हो गया तो भागना और भी मुश्किल हो जाता। पर एक और समस्या थी। किम ने CNN को बताया कि उनकी पत्नी भागना नहीं चाहती थी, वो डरी हुई थी, खासकर अपनी प्रेगनेंसी की वजह से। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि ये हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी है, बच्चे को इस देश में पैदा नहीं होना चाहिए। आखिरकार उनकी पत्नी मान गई और फिर तारीख तय हुई 6 मई 2023। इस बीच पिता, जिन्होंने सबसे पहले ये सपना देखा था, अब इस दुनिया में नहीं थे। बेटे उनकी अस्थियां साथ ले जाने का फैसला कर चुके थे। 6 मई की रात येलो सी में 3 दिन से तूफान चल रहा था। तेज बारिश, ऊंची लहरें, रडार की विजिबिलिटी कम होती जा रही थी, यानी कि नॉर्थ कोरियन पेट्रोल को देखना अब मुश्किल होने वाला था। और ठीक यही तो उन्हें चाहिए था। किम ने एक रात के गार्ड को रिश्वत दी, कहा कि आज मछली पकड़ने जाना है, मौसम खराब है पर जाना बहुत जरूरी है। तो गार्ड मान गया, पर असली चुनौती अब आगे आने वाली थी। औरतों को बोट तक पहुंचाना एक मुश्किल टास्क था। नॉर्थ कोरिया में एक अजीब नियम है। किम के मुताबिक वहां पुरुष तो बोट पर जा सकते हैं पर महिलाएं नहीं जा सकती हैं। कानूनन अगर कोई महिला बोट पर चढ़ गई तो तुरंत मान लिया जाता है कि वो भागने की कोशिश कर रही है। तो औरतों को छुपकर बोट तक लाना था और उनका रास्ता था एक बारूदी सुरंगों वाला इलाका, यानी कि माइनफील्ड। किम की 5 महीने की गर्भवती पत्नी, उनकी माँ, उनकी भाभी और किम की सास, चारों ने अंधेरे में, बारिश में, बारूदी सुरंगों के बीच एक रास्ता बनाया। वो सब तट पर पहुंच चुकी थी। बाकी भाइयों ने उन्हें बोट पर चढ़ाया। भाइयों का साथ उनके जीजा लोग भी दे रहे थे। किम के 2 बच्चे थे, एक 4 साल का और एक 6 साल का। उन्हें बलब स्नैक्स यानी कि टाट के बोरों में छुपा दिया गया था ताकि रास्ते भर वो आवाज ना कर सके और बोट जो है उन्हें तट तक छोड़ सके। किम ने CNN को बताया कि उस वक्त मुझे अपने दिल की धड़कन इंजन से भी तेज सुनाई दे रही थी। करीब 2 घंटे तक बोट खुले समुद्र में चलती रही। अंधेरा था, तूफान था और हर तरफ से पेट्रोल का डर था। अगर पकड़े जाते तो उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो उम्र भर की जेल या फिर मौत। पर उस रात किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्होंने LLL को पार कर लिया था।
सामने एक आइलैंड दिखाई दिया। ये साउथ कोरिया का एक छोटा सा द्वीप है। किम ने अपनी बोट की सर्च लाइट को जला दिया ताकि साउथ कोरियाई नौसेना उन्हें देख सके और कुछ ही देर में एक साउथ कोरियाई नौसैनिक जहाज उनके पास भी आया। लाउड स्पीकर पे पूछा गया कि आप कौन हैं और आपका मकसद क्या है। तो परिवार ने जवाब दिया कि हम नॉर्थ कोरिया से भाग कर आए हैं। साउथ कोरियाई अधिकारियों ने उनकी कहानी को वेरीफाई किया और उन्हें शरण दे दी। साउथ कोरिया पहुंचने का मतलब ये नहीं था कि जिंदगी तुरंत शुरू हो जाती। नॉर्थ कोरिया से भागे हर व्यक्ति को पहले एक इंटेरोगेशन सेंटर में ले जाया जाता है। इसे नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस चलाती है। लगभग 90 दिनों तक पूछताछ होती है, ये पक्का करने के लिए कि वो सच में डिफेक्टर हैं या नॉर्थ कोरिया के कोई जासूसी लोग हैं। जब वो इस टेस्ट को पार कर लेते हैं तब उन्हें हैनावो नाम के एक सेंटर में भेजा जाता है। वो साउथ कोरिया की सरकार चलाती है और यहाँ 12 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। कैसे जीना है एक आधुनिक लोकतंत्र में, कैसे बैंक अकाउंट खोलना है, कैसे नौकरी ढूंढनी है। एक सिंगल डिफेक्टर को सरकार लगभग $1020 यानी कि $85,000 देती है और रहने के लिए अलग से $1090 मिलते हैं। किम ने बाद में शेफ की ट्रेनिंग ली, फॉकलिफ्ट चलाना सीखा और अपनी कहानी बताने के लिए उन्होंने पब्लिक टॉक्स भी देनी शुरू करी। और इसी बीच में एक खुशखबरी भी आई। मार्च 2024 में किम की बेटी का जन्म हुआ, वही बच्ची जिसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया था कि साउथ कोरिया जाना जरूरी है। तो ये थी किम की कहानी। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।